हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का लेक्चर 4 लेके आए हैं आज। इसमें 10 MCQs होंगे। हमारी बीएड एंट्रेंस टेस्ट की 2024 की सीरीज़ चल रही है। जल्द ही मैं पंजाबी, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी की भी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले जो है टॉपिक चल रहा है नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन। सबसे पहला MCQ है हमारे पास कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कैन बी जनरेटेड इन स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ, कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ स्टूडेंट में किस तरह से किसके थ्रू जनरेट की जा सकती हैं, इनकलकेट की जा सकती हैं। सबसे पहले तो लाइब्रेरी के थ्रू। लाइब्रेरी से बच्चा देखो रीडिंग हैबिट सीख सकता है, डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं, ठीक है। इसके बाद बी ऑप्शन है प्लेग्राउंड, सी ऑप्शन है ड्रामा स्टेज एंड डी ऑप्शन है सिलेबस। तो सिलेबस के थ्रू तो वो पढ़ाई कर सकता है, अलग अलग तरह के करैक्टर्स जो है वो अच्छे से पढ़ेगा ध्यान से, अलग अलग मेथड से, तब जाके उसको कहीं कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। उसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट सिलेबस से होगी। लेकिन जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, लीडरशिप को फॉलो करना, खुद लीडरशिप करना या फिर दूसरों के साथ मिल बांट के रहना, तो इस तरह की जो डेमोक्रेसी में रहने वाली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो प्ले ग्राउंड से वो सीख सकता है। जब बाकी बच्चों के साथ वो मेल जोल करके खेलेगा तो प्ले ग्राउंड में इस तरह की वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाता है। इसके बाद बी सेकंड MCQ है हमारे पास, कहता है नाउ डेज स्मॉल चिल्ड्रन कैरी हैवी बैग्स फ्रॉम देयर होम टू स्कूल, इन योर ओपिनियन व्हाट डैमेज मे बी डन ड्यू टू इट, कि इसके थ्रू क्या डैमेज हो रहा है कि जो आजकल छोटे बच्चों को भी हैवी बैग कैरी करना पड़ता है घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक, तो इसके कारण क्या डैमेज होता है। सबसे पहला ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स गेट अनइंटरेस्टेड इन स्टडीज़, कि बच्चे अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं स्टडीज़ में। बी ऑप्शन है स्टूडेंट लॉस इंटरेस्ट इन स्टडीज, सेम ही है ये जैसा। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीड एवरी बुक, स्टूडेंट्स हर बुक पढ़ें ऐसा ज़रूरी नहीं है। डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स गेट एलिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से, जो हमारा आसपास का है उससे क्या रहेगा, स्टूडेंट्स एलिनेटेड रहेगा, दूर दूर रहेगा, उसको अपने ओपिनियन शेयर नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो मतलब दूर रखना किसी सिचुएशन से, किसी अब यहाँ एटमॉस्फेयर की बात हो रही है तो उसके रिलेटेड है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को आप खुद सोचिए, ठीक है, उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कि स्टूडेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं हो पाएगा भारी बैग होने के कारण, स्कूल से घर, घर से स्कूल। हाँ, ये तो बात सच है कि उनका कुछ इंटरेस्ट स्टडी से लॉस हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। भारी बैग होने से एक तो उनके शरीर का विकास थोड़ा रुकेगा, है ना, क्योंकि शोल्डर पे भारी बैग होने के कारण उनके कंधों में दर्द, बच्चों छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए प्रॉपर जो है आजकल तो वैसे बसेस की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों के बैग्स जो हैं काफ़ी भारी हो गए थे। इसके लिए कमेटी अलग से बिठाई गई थी जिसको आप बीएड में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सी ऑप्शन था हमारा स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीड एवरी बुक। ये कोई कारण नहीं है कि अब बच्चे अगर सारी बुक्स लेके जा रहे हैं तो वो सारी बुक्स पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर 8 लेक्चर की बुक है, 8 पीरियड की बुक है तो 8 के 8 बुक्स वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 5 पीरियड की बुक है उनके पास तो 5 पढ़ेंगे, उसके बाद 3 की है तो 3 बुक्स पढ़ेंगे ही, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन ये डी जो है ये सही, इसके हिसाब से देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट है कि वो एटमॉस्फेयर में एलिनेटेड फील करेंगे, मतलब अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डी ऑप्शन इसके बाद थर्ड है हमारे पास MCQ, व्हाट शुड बी डन टू डेवलप डिफरेंट एबिलिटीज़ इन स्टूडेंट, कि किस तरह की डिफरेंट एबिलिटीज़ करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि उनके अंदर अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ का विकास हो सके बच्चों के अंदर, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहला ए ऑप्शन है विल लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंस, लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा, ए ऑप्शन गलत है। विल गिव एग्जाम्पल ऑफ एबल मैन, कुछ आप अच्छे अच्छे जो महापुरुष हैं उनकी एग्जाम्पल्स देंगे उनको, ठीक है। टू डेवलप पर्टिकुलर एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा दे स्टूडेंट्स, और ये लाइन इकट्ठी हो गई है, यहाँ पे आएगा दे स्टूडेंट्स, दे शुड, दे THEY दे, ठीक है। दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू मेक
एफर्ट्स फॉर इट टू डेवलप अ पर्टिकुलर एबिलिटी, कि कोई पर्टिकुलर एबिलिटी अगर डेवलप करनी है तो उनको क्या किया जाए, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, ठीक है, निर्देश दिए जाएं। इसके बाद डी है ऑल ऑफ अबव आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, कि सारी की सारी ऊपर जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। देखिए वैसे तो उनको इम्पोर्टेंस समझानी, लेक्चर देना ठीक है, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो अकेला ये आंसर तो हो नहीं सकता, ठीक है, हो नहीं, अकेला नहीं हो सकता, मतलब एक ये तरीका है, लेकिन ये अकेला ए ऑप्शन से ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। विल गिव एग्जाम्पल, अच्छी बात है, महापुरुषों की एग्जाम्पल देंगे, जैसे महात्मा गांधी की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है, लीडरशिप के लिए अगर हम देखें तो अटल जी की एग्जाम्पल होगी। इसके बाद अगर मुझे अच्छे वीर योद्धा के लिए एग्जाम्पल देनी है तो शिवाजी वगैरह की, इनकी एग्जाम्पल्स बच्चों को दें तो उनमें फ़र्क तो आएगा ऑब्वियसली। इसका मतलब ये भी आंसर सही है। टू डेवलप पर्टिकुलर एबिलिटी, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए निर्देश दिए जाएंगे कि इस तरह से आपको फॉलो करना है, तो ये भी आंसर सही। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है डी, जिसमें ये सारे ही इंक्लूड हो जाएंगे। बेशक ए ऑप्शन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तरीका तो हो सकता है कि एबिलिटी बढ़ाने का, तो लेक्चर अकेला नहीं दिया जा सकता, इनके साथ साथ ये भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू, टू डेवलप काइंड हार्टेडनेस इन स्टूडेंट, हमें क्या करना पड़ेगा अगर उनको काइंड हार्टेड बनाना है, दयालु बनाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा बच्चों को, हमें सबसे पहले ए ऑप्शन है विल टेल इट्स इम्पोर्टेंस, उनकी कि दयालु होने की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताओ। विल गिव एग्जांपल्स, उनको आप एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, या फिर विल शो वर्किंग ऑफ सच पीपल, इस तरह के लोगों को काम करते हुए दिखाएंगे कि जो काइंड हार्टेड हैं। डी ऑप्शन है विल ऑर्गेनाइज जॉइंट प्रोग्राम ऑन दिस क्वालिटी इन योर स्कूल, तो जब ऑर्गेनाइज करने प्रोग्राम इस तरह का ऑर्गेनाइज करो कि वो क्या करें, इस एबिलिटी को, इस काइंड हार्टेडनेस को सीख सके, ठीक है, दिस क्वालिटी इन योर स्कूल। विल ऑर्गेनाइज अ जॉइंट प्रोग्राम्स इसके लिए अपने स्कूल में करते रहना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप पहले वीडियो रोक के खुद इस पे दिमाग लगाओ कि आप कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगता है। देखो अगर हम उसको इम्पोर्टेंस सिर्फ बता देंगे तो ये सब चीज़ें काम करेंगी सिर्फ एक दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, या एक हफ्ते, इसके बाद वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम समय समय पर उनके लिए प्रोग्राम्स लगाते रहें बच्चों के लिए, कि ऑर्गेनाइज करते रहें ऐसे प्रोग्राम जिसमें वो काइंड हार्टेडनेस, जैसे कि दूसरों को खाना बांटने का प्रोग्राम हो गया कभी, या फिर दूसरों की मदद करने के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करवाते रहें उनके लिए कि जिससे वो काइंड हार्टेड फील करें, ठीक है, कि हम दूसरों के लिए काइंड हो रहे हैं, हम्बल हो रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स अगर करवाते रहेंगे तो बच्चों में वो धीरे धीरे करके इस तरह की एबिलिटी जो है वो खुद पैदा हो जाएगी और लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, ठीक है। तो बाकी के ऊपर वाले ऑप्शंस जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए तो सही हो सकते हैं, लेकिन डी ऑप्शन इज़ द राइट फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर हम उनमें काइंड हार्टेडनेस पैदा करना चाहते हैं। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है फिफ्थ ऑप्शन एमसीक्यू हमारा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है। देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब जिसमें टीचर इंक्लूडेड है, लर्निंग हो रही है बच्चे के थ्रू, और उसमें टीचिंग मटेरियल उसका इंक्लूडेड है, जो भी उसका सोशल एनवायरनमेंट है, जो सारा उसका वातावरण है वो सारा इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है लर्नर, बी ऑप्शन है बुक्स, सी ऑप्शन है फिज़िकल फैसिलिटीज़, उसके बाद डी ऑप्शन है सिलेबस। तो सिलेबस इम्पॉर्टेंट इतना है इम्पॉर्टेंट, लेकिन इतना नहीं कि क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं किसके बिना काम चल जाएगा। सिलेबस ना हो तब भी काम चल जाएगा, फिज़िकल फैसिलिटीज़ ना हो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, बुक्स भी ना हो काम चल जाएगा, लेकिन लर्नर ही ना हो, जो सीखने वाला है वही ना हो, तो हम सिखाएंगे किसको। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम से कम टीचर और कम से कम लर्नर तो होना ही चाहिए ना, जो सिखाएगा और जो सीखेगा।
तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ लर्नर। 6th MCQ है हमारे पास, टीचिंग इज़ एन। टीचिंग क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है, साइंस और आर्ट दोनों है, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैंने पहले दिन जब लेक्चर लिया था तभी बता दिया था कि उसमें भी MCQ आया कि टीचिंग इज़ एन आर्ट। पढ़ाना एक कला है, तो ये कला सबके पास नहीं होती। हाँ, हम कुछ स्किल्स का यूज़ करके इसको थोड़ा सा नरिश कर सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन जो नेचुरली टीचिंग है वो गॉड गिफ्टेड है। सबको समझाना, सबको पढ़ाना नहीं आता है, ये हम जानते हैं कि सब कुछ टीचर्स को ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ कभी समझ नहीं आता। लेकिन वही एक कम पढ़ा लिखा हुआ टीचर और वो अच्छे से उस टॉपिक को समझा पाता है, जबकि दोनों को मान लो नॉलेज बराबर लेके चलते हैं हम कि दोनों के पास नॉलेज बराबर है इस टॉपिक की, लेकिन कोई समझाए तो अच्छा समझ आ जाता है, कई उसी चीज़ को समझाए तो इतना टफ लगता है। तो ये पढ़ाना भी एक कला है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए होगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बोथ ए एंड सी, साइंस देख के साथ में इंक्लूड कर दो, नहीं, ना तो ये साइंस है ना साइंस आर्ट दोनों है, अकेला क्या है? आर्ट है। ठीक है, टीचिंग इज़ एन आर्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुड टीचिंग डेवलप्स। गुड टीचिंग क्या डेवलप करती है? तो ऑप्शन से ही कुछ पता चल जाएगा। इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्प्रेस्ड। तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं स्प्रेस्ड और स्ट्रेस, ये तो रिमूव कर दो। इन दोनों में से मुझे बेस्ट आंसर चूज़ करना है। इमोशनल मैच्योरिटी कि गुड टीचिंग क्या डेवलप करती है? इमोशनल मैच्योरिटी आप में डेवलप करेगी या स्टेबिलिटी डेवलप करेगी? तो राइट ऑप्शन इज़ इमोशनल मैच्योरिटी। आप में दिमागी जो भावनात्मक मैच्योरिटी है, गंभीरता है, वो उत्पन्न करती है अच्छी टीचिंग। स्टेबिलिटी फिर धीरे धीरे खुद ही आ जाएगी। अगर आप मैच्योर गंभीर हो गए हैं तो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। इसके बाद है हमारे पास 8th MCQ जो है गुड टीचिंग डेवलप्स। एक अच्छी टीचिंग क्या डेवलप करती है? इंटरेस्ट डेवलप करती है, एटीट्यूड डेवलप करती है, पर्सनैलिटी या फिर एप्टीट्यूड डेवलप करती है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास पर्सनैलिटी। तो जब पर्सनैलिटी होगी तो उस पर्सनैलिटी में एटीट्यूड भी आ जाएगा। पर्सनैलिटी है तो आपके पास इंटरेस्ट भी होगा गुड टीचिंग का, गुड टीचिंग की वजह से, तो एप्टीट्यूड भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी अगर आपकी पर्सनैलिटी टीचर ने पूरी तरह से डेवलप कर दी है। उसके बाद है 9th, लर्निंग इज़ एक्वायरिंग स्किल। एक्वायर किया जा सकता है स्किल से। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में मॉडिफिकेशन ही लर्निंग है। परफॉर्मेंस है, आपने कुछ सीखा और परफॉर्म कर दिया बस। एक्वायरिंग नॉलेज की नॉलेज इकट्ठी कर लो, लर्निंग हो गई। नॉलेज इकट्ठा करना लर्निंग नहीं है, ये तो सिर्फ रट्टा लगा लिया आपने, नॉलेज इकट्ठी कर ली, कलेक्शन कर लिया। एक्वायरिंग स्किल्स को इकट्ठा, परफॉर्मेंस भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये कोई नाटक थोड़ी है कि सीख लिया और परफॉर्म कर दिया, काम खत्म हो गया, नहीं। लर्निंग है आपके बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा चेंज आना और पॉजिटिव चेंज आना, कोई भी नेगेटिव चेंज आना, ये कोई लर्निंग नहीं होती। तो पॉजिटिव चेंजेस, जो मॉडिफिकेशन आए आपके बिहेवियर में, आपको सिखाया गया कि ज़्यादा नहीं बोलना, फालतू नहीं बोलना, आपने लर्निंग की, अच्छी आदतें सीख रहे हैं, आप किसी भी तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अच्छी आदतें सीख रहे हैं, आप अच्छी रहन सहन हैबिट सीख रहे हैं, किस तरह से लोगों में बैठने की आदत आपको आपके अंदर अच्छी तरह से आएगी, किस तरह से खाना है पीना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अगर आप सीख रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो कि होगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एक्वायरिंग स्किल्स सीखना सिर्फ लर्निंग नहीं है, तो ये लर्निंग का एक पार्ट हो सकता है, सिर्फ लर्निंग नहीं है। ठीक है, अगर आप स्किल्स भी सीखते हैं तो आपके बिहेवियर में ही चेंज आएगा, तो ये इसी में इंक्लूडेड है। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन मीन्स। डिस्टेंस एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे कि इग्नू वगैरह से लोग स्टडी करते हैं, तो इग्नू एग्ज़ाम देने किसी कॉलेज में जाते हैं जहाँ इग्नू के सेंटर होते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे क्लासेस भी हफ्ते बाद लगती हैं, तो इस तरह से अगर लगानी है तो ऑनलाइन वे से लगा लो, या फिर ऑफलाइन में भी उनके कुछ सेंटर्स हैं, तो मतलब रेगुलर ना जाके डिस्टेंस जो दूर दूर से आते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं उस तरह से। तो सबसे पहले
ए ऑप्शन है हमारे पास टीचिंग एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस पे बैठ के टीचिंग करना। कॉरस्पॉन्डिंग टीचिंग कॉरस्पॉन्डेंस में करना। स्टडी मटेरियल प्रोविजनल होगा, नहीं। यूनिडायरेक्शनल एजुकेशन, एक ही तरफ से डायरेक्शन दी जाती है, जैसे टीचर से स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट से आगे टीचर को नहीं पूछा जाता, तो एक ही डायरेक्शन में होती है, तो ऐसा नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, तो टीचिंग एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस करनी, लेकिन डिस्टेंस से टीचिंग करनी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना कि हफ्ते में एक बार क्लास लगती है, या 2 हफ्ते में एक बार क्लास लगती है, या कुछ छुट्टियों वाले दिन क्लास लगती है। तो इस तरह से जो कभी कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिर्फ शिक्षा देने के लिए किसी भी तरह से बच्चे पढ़े, तो डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे कॉरस्पॉन्डेंस में पढ़ते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस टीचिंग होती है इसमें। स्टूडेंट्स मटेरियल स्टडी का प्रोविजनल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, टीचिंग जो होती है वो डिस्टेंस पे होती है कि दूर बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डेंस बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।